हेलो फ्रेंड्स, साथियों एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है और बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एसएससी के नोटिस के वजह से आपको एनालिसिस नहीं करवा पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग संभावित एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और पूरे 100 क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चंस रहेंगे आज के इस क्लास में। और ये सारे क्वेश्चन आज आपको हिस्ट्री के करवाएंगे साथियों। भारतीय इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे। अभी जिनका पेपर सीजीएल का बाकी है, यानी जिनका पेपर अभी 17, 18, 19, 23, 24, 25 और 26 सितंबर को होना है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, कोई डेट अगर छूट गया है तो अगर किसी का भी एग्ज़ाम यानी जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम टाइम में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और बिल्कुल सुपर फास्ट क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। तो पूरे 100 क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में आप देख लोगे, तो ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो भाई ध्यान से देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ध्यान से देखिएगा, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, यानी शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने। आगे देखिए, अहमदिया आंदोलन, इसको कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1889 से 90 के बीच में आरंभ किया गया था। आपको बताना ये है कि अहमदिया या कादियानी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो याद रखिए करेक्ट है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। देखिए मिर्ज़ा गुलाम अहमद जिन्होंने कादियानी आंदोलन को शुरू किया था 1889 से 90 के बीच में, याद आपको रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? साथियों ब्रह्म समाज की बात करें, ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी, याद रखना है आपको। और ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो भाई देखो पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, याद रखिएगा मुद्दागिरी में, यानी मुंगेर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? यानी शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? याद रखिए राइट है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। देखिए किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो भाई किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग यानी सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया था? तो भाई याद रखिएगा कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, कनिष्क। याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? यानी मेगास्थनीज ने जो पुस्तक की रचना की है उसका नाम क्या था? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, इंडिका आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इंडिका। आगे देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो भाई याद रखना पंचमहल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पंचमहल। देखिए अगला क्वेश्चन है, रतार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो भाई रतार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो याद रखिए करेक्ट है शकों ने, शक वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? याद रखिए चोलों का राज्य जो है वह किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग तक, याद रखिए। अगला है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट में से निकाल बाहर करूंगा और अंततः भारत से? तो भाई यह घोषणा किसने कर रखी थी? तो याद रखिए राइट आंसर होगा हैदर अली ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हैदर अली। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो साथियों देखिएगा, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य हैं जो कब्जे में किए गए थे? याद रखना झांसी, नागपुर व सतारा को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी।
लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिएगा लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई याद रखिए बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, याद रखना कभी कभी ऑप्शन में मालखंड दिया हुआ रहता है और कभी कभी मान्यखेत। तो याद रखना मालखंड और मान्यखेत दोनों एक ही जगह का नाम है जो कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। देखिए तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो भाई तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? याद रखिए सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो साथियों सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था? तो प्रयाग व थानेश्वर में, ऑप्शन नंबर बी राइट है, प्रयाग और थानेश्वर में। अगला है नांगानंद। देखिए नांगानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो देखिएगा नांगानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो भाई करेक्ट है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए एलोरा के गुफाओं का निर्माण जो है ये राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट करेक्ट है। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है लाला लाजपत राय। अगला है दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? तो साथियों देखिए करेक्ट है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी यानी 40सी दल का गठन किया था? तो भाई 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी यानी 40सी दल का गठन किसने किया था? याद रखिएगा इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? यानी मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था? तो याद रखिए करेक्ट है गेहूं व जौ का। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? याद रखिएगा इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में और तीसरा आपका 32 में हुआ था। तो 32 वाला यानी तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो देखिए गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? याद रखिएगा हर्षवर्धन ने। अगला है शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो देखिए शाहजहां के काल में कौन से यूरोपीय यात्री हैं जो भारत आया था? तो करेक्ट है पीटर मुंडी, ऑप्शन नंबर डी। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से सहायता जो है वो धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो याद रखिए करेक्ट है साथियों गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिए बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए गुप्त संवत 319 से 320 के बीच में प्रारंभ किया गया था और इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम को। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भाई अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? याद रखिए करेक्ट है टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो देखिए शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो करेक्ट है पुरंदर की संधि, याद रखिए जो कि 1665 में हुआ था औरंगजेब और शिवाजी के बीच में। अगला है महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर है जो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? देखिए महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर है जो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? याद रखिएगा लाहौर, ऑप्शन नंबर ए। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? साथियों जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है कांग्रेस का
1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो भाई कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? याद रखिए लाहौर में। आगे देखिए, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो साथियों, हम्पी का जो खुला संग्रहालय है ये आपका कर्नाटक में है, याद रखिएगा कर्नाटक। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? याद रखिएगा, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो भाई देवराय द्वितीय को। ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो देखिए, कूका आंदोलन को जो है गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुरु राम सिंह। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो देखिए, सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों की कुल संख्या 18 है, याद रखना, और इन 18 पुराणों में सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो भाई भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? याद रखिए लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑप्शन नंबर बी। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो भाई फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? याद रखिएगा अकबर के दरबार में। आगे देखिए, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो जहांगीर के आदेश देने पर यानी निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो याद रखिएगा बीर सिंह बुंदेला ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो बीर सिंह बुंदेला ने। और किसने करवाया था? तो जहांगीर ने। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिए लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी। रामकृष्ण परमहंस का जन्म का नाम क्या था? तो भाई रामकृष्ण परमहंस का जन्म का नाम क्या था? याद रखिए गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो भाई याद रखिएगा कृष्णदेव राय जो है ये बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी बाबर। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, मैं फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि अभी आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस बार CGL 2024 में आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। अभी देखिए, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? तो याद रखना जीजाबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास बोध के रचनाकार कौन थे? तो देखिए, दास बोध की रचना किसने की थी? तो याद रखिए समर्थ रामदास ने। ऑप्शन नंबर डी समर्थ रामदास। सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो भाई गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो याद रखिए करेक्ट है बृहत कथा की। ऑप्शन नंबर ए बृहत कथा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का जो बड़ा नगर है वो कौन सा है? याद रखिएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर डी। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो भाई याद रखना वह अधिनियम कौन सा था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। धनवंतरी कौन थे? तो साथियों देखिए, धनवंतरी कौन थे? याद रखिए चंद्रगुप्त विक्रमोदय के राजदरबार के नवरत्न में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कौन सा है? यानी चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिए नदिया में यानी नवद्वीप में। याद रखिए 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो याद रखिए लोधी वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इब्राहिम लोधी को हराकर 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भाई मोहम्मद गौरी और कन्नौज के जो राजा थे जयचंद, इन दोनों के मध्य में 1194 में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था? तो याद रखना चंदावर का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो देखिए वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? याद रखिए गुप्त युग को। याद रखना देखिए
समरांगन सूत्रधार ये किसका विषय है? तो भाई समरांगन सूत्रधार जो है साथियों याद रखना ये स्थापत्य शास्त्र का ही विषय है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन सा था? तो पूर्व वैदिक आर्य लोग जो थे उनका प्रमुख धर्म कौन सा था? याद रखिए प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करना। ऑप्शन नंबर सी प्रकृति की पूजा और यज्ञ। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो याद रखिए 1857 की जो क्रांति था उसका चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो भाई करेक्ट है कमल एवं चपाती। याद रखना। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। याद रखना। मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो साथियों मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। ऑप्शन नंबर बी हुन। नेक्स्ट है फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए थे? तो करेक्ट है 1954 ईस्वी में। याद रखना। आगे देखिए निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो साथियों निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो कि बौद्ध बन गया था? याद रखिएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग के रचयिता कौन थे? तो हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है ये दाई भाग, और इसके रचयिता कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जीमूत वाहन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध, देखिए वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए करेक्ट है सर आयरकूट ने। ऑप्शन नंबर ए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो भाई कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिए करेक्ट है एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर ए। शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो देखिए शंकराचार्य का जन्म हुआ था 1700 बता दिए थे ना, देखो 788 ईस्वी में, ठीक है, और केरल में हुआ था। केरल के किस गांव में हुआ था? तो याद रखिए करेक्ट है कलाडी में या कलादी में। ऑप्शन नंबर ए। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो साथियों किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? याद रखना फिरदौसी का। ऑप्शन नंबर सी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो देखिए नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो साथियों याद रखना दीनबंधु मित्रा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो भाई प्रेम पच्चीसी के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिए वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखिएगा अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? सबसे पहले ये जानना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वही थे चाणक्य, है ना। और चाणक्य किसके समकालीन थे? तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। याद रखना कब? तो 1913 में। कहाँ पर? तो भाई सैन फ्रांसिस्को में। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो देखिए इनमें से कौन सा अभिलेख है जो साथियों कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो देखो करेक्ट है हाथी गुफा अभिलेख। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? तो राइट है बम्बई के नागरिकों ने। ऑप्शन नंबर ए बम्बई के मजदूरों ने। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए विजयनगर जो है ना साथियों तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो भाई किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? याद रखिए सदाशिवराव भाऊ ने। आगे देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो याद रखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो करेक्ट है सरस्वती नदी को। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो साथियों कौन सा राजा है जो प्राय जनता के संपर्क में रहता था? याद रखिए अशोक। आगे देखिए अनुशीलन समिति क्या थी? तो भाई अनुशीलन समिति जो थी वो एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर डी एक क्रांतिकारी संगठन। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए कर्म का जो सिद्धांत है ना वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे
देखिए कुरान खवा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था। तो भाई कुरान का पाठ करने वाला यानी कुरान खवा ये किसे कहा जाता था? याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर ए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं ये हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऋग्वेद में किन दो जन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए ऋग्वेद में किन दो जन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो राइट है, एक तो ऋषभदेव और एक अरिष्टनेमी का, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? साथियों शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए करेक्ट है जहांगीर। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल का जो द्वैध शासन है ये 1765 में शुरू हुआ था और 1772 तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो प्रसिद्ध भक्त कवयित्री जो है मीराबाई, इनके पति का नाम क्या था? याद रखना राजकुमार भोजराज। आगे देखिए, फर्रुख होशियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो साथियों फर्रुख होशियार जो है ये किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो राइट है सैयद बंधु के सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो भाई अकबर को इस्लाम का शत्रु किस इतिहासकार ने कहा था? याद रखिएगा बदायूनी ने। देखिए, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया था? तो फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार किसने स्थापित किया था? तो राइट है साथियों हैदर अली ने। आगे देखिए, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन है? तो साथियों देखिएगा शुद्धित पाषाण के रचयिता कौन है? तो भाई याद रखिए करेक्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी राइट है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो साथियों किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो देखिए करेक्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने। शून्य की खोज किसने की थी? तो भाई शून्य की खोज किसने की थी? देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट ने। अगला है, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? याद रखिए पैबाकी या पाईबाकी के नाम से इसको जाना जाता था। आगे देखो, अतिवादियों यानी अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो यानी आपको बताना है कि अतिवादियों, ठीक है, और उदारवादियों का पुनर्मिलन किसने कराया था? तो देखो करेक्ट है एनी बेसेंट ने, ऑप्शन नंबर ए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी कब? तो भाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार कब बनी थी? तो याद रखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 में। बीजक का रचयिता कौन था? देखिए बीजक की रचना किसने की थी? तो बीजक की रचना की थी कबीर दास ने, ऑप्शन नंबर बी कबीर। आगे देखिए, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है साथियों। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दीन ए इलाही धर्म को किसने शुरू किया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? तो देखो, बात करें अगर कृष्ण स्वामी मंदिर की, तो इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर भी कृष्णदेव राय ने ही निर्माण करवाया था। इसके अलावा हजार रामा स्वामी मंदिर भी जो है कृष्णदेव राय ने निर्माण करवाया था। लेकिन मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, इसको साथियों कृष्णदेव राय ने निर्माण नहीं कराया था। तो याद रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमदायित्य की उपाधि कब धारण की गई थी? या चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य ने विक्रमदायित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो करेक्ट है शकों का उन्मूलन करने के बाद। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों सीजीएल का पेपर चल रहा है और
पूरे 100 इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको करवा दिए। अभी आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में बताना ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल में जाओगे तो वहाँ पर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, उन टॉपिक को पढ़कर जाना, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और रहा सवाल जो भी क्वेश्चन का, जो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट आपको करवा रहा हूँ इस चैनल में, उन सारे वीडियोस को आप देख कर ही जाना पेपर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।